राधे राधे। सफल वक्ता सफल व्यक्ति पार्ट 15। हम इसमें श्रोताओं को जोड़ने के पसंदीदा टिप्स बताएंगे। इस विषय पर एक लेखक का कहना है कि सफल वक्ता वह नहीं जो श्रोताओं को समझता है, बल्कि वह है जिसकी बातों को श्रोता समझते हैं। चाहे कार्यालय मीटिंग, सेल्स प्रस्तुति हो, कॉलेज का वार्षिक उत्सव हो या कोई सामाजिक कार्यक्रम, हर वक्ता चाहता है कि उसकी एक विशिष्ट पहचान बने। इसमें हम कुछ विशिष्ट चीज़ें बताते हैं कि हमें क्या क्या उपयोग करना चाहिए। संयोग का उपयोग। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो एक ही तिथि और समय में घटती हैं। कभी कभी कार्यक्रम की तिथि पर या तिथि या अन्य वक्ता का जन्मदिन भी हो जाता है, और कभी उस दिन इतिहास की कोई यादगार घटना होती है। ऐसे ढेरों संयोग या तो स्वयं जुड़ जाते हैं या योजनाबद्ध तरीके से अपने उद्देश्य हेतु इनकी रचना की जाती है। अगर ऐसा हो जाए तो पिछले 20-30 वर्षों में घटी किसी भी घटना का उल्लेख आप कर सकते हैं, अपने जन्मदिन की बात भी कह सकते हैं। जब भी मैं पत्रिकाओं या अखबारों में से संयोग को देखता हूँ तो अपने पास संभाल कर रख लेता हूँ, ताकि समय आने पर उपयोग कर सकूँ। जहाँ कोई अच्छी चीज़ समझ में आए उसे आप अंडरलाइन कर लें या उसको लिख कर रख लें। इतिहास के पन्नों में जाकर स्मरणीय प्रसंगों को जोड़कर भी हम पेश कर सकते हैं। एक अद्भुत संयोग मैंने पढ़ा और उसे मैंने प्रस्तुति में कैसे उपयोग किया कि श्रोता आश्चर्यचकित हो गए। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी के साथ ऐसी घटनाओं के साथ जो संयोग घटा वो कैसे शायद दोबारा न हो। दोनों सदी के समान एक वर्ष में चुने गए। लिंकन 1860, कैनेडी 1960, 1860, 1960। दोनों की हत्या भी शुक्रवार को हुई। सोचिए आप, दोनों के बाद अगले राष्ट्रपति जॉनसन थे। एंड्रयू जॉनसन और लिंडन जॉनसन दोनों के बाद के राष्ट्रपति भी समान वर्षों में जन्मे थे। आप समानता देखिए, और हमारे भाषण में ये सब चीज़ें जान डाल देंगी। एंड्रयू जॉनसन 1808 और लिंडन जॉनसन 1908, 1808 और 1908। दोनों उत्तराधिकारी राष्ट्रपति के नाम 7 अक्षर के थे। दोनों के हत्यारों के नाम 15 अक्षर के थे। जॉन वाल्कर बूथ और ली हार्वे ऑसवाल्ड। लिंकन के हत्यारे का जन्म 1839 में और कैनेडी के हत्यारे का 1939 में। यहाँ पे क्या सेम है, 39। और दोनों के बच्चों का भी व्हाइट हाउस में देहांत हुआ। लिंकन की हत्या सिनेमा घर में हुई और हत्यारा वेयर हाउस से भागा। कैनेडी की हत्या वेयर हाउस में हुई और हत्यारा सिनेमा घर में भागा। और दोनों हत्याराओं की हत्या सजा होने के पहले ही हो गई। दोनों राष्ट्रपतियों का प्रथम मुद्दा सामाजिक अधिकार था। अब ये ऐसा, अगर हम समानता की लंबी लिस्ट अगर हम सामने रखते हैं तो श्रोता भी आश्चर्यचकित होता है और अपने कान खड़े करके सुनता है। फिर वो यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि उसे दोनों चीज़ में समानता सुनने को मिल रही है, और उसे हम आकर्षित भी ऐसे कर सकते हैं। उदाहरण जैसे आज हम हमारी संस्था के स्थापना दिवस के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, और सबसे खुशी की बात यह है कि आज हमारे मुख्य अतिथि का जन्मदिन है। अब जन्मदिन है तो हम कैसे बोलेंगे कि किसी एक विषय पर तथ्यों का अंबार। हम अपने शब्दों से सामान्य बातों को विशिष्ट बना सकते हैं और विशिष्ट को सामान्य। कैसे? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के अधिकारियों का एक दल विदेश दौरे पर गया। दल का लक्ष्य था विदेशी कंपनियों को मुंबई में निवेश हेतु प्रेरित करना और अनुदान लाना। मीटिंग में बैठे हुए विदेशी उद्योगपति ने मुंबई में अंडरवर्ल्ड का आतंक और बेतरतीब ट्रैफिक जैसे मुद्दे छेड़ दिए, और तो माहौल एकदम नकारात्मक हो गया, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी। और दूसरे उद्योगपति चिंतित हो उठे, पर एक चतुर भारतीय अधिकारी ने मोर्चा संभाला और कहा कि आप जिन समस्याओं की आप बात कर रहे हैं वे अति सामान्य है, और उनसे उद्योगपति कतई परेशान नहीं है। मुंबई वह नहीं है जिसे आप समझ रहे हैं। आप ऐसा बताएंगे तो आपके राजधानी में, आपके राज्य में सामने वाला जो व्यापार के उद्देश्य से आया है, क्या वो व्यापार करेगा कि भाई यहाँ ऐसी समस्याएं हैं, और वो भी बाहर देश का व्यक्ति। तो हमें अपने देश के बारे में कैसे बात करना है। तो एक भारतीय था, उसने कैसे
चतुराई से बात की कि मुंबई भारत का 1/3 इनकम टैक्स देती है। मुंबई भारत की 60% कस्टम ड्यूटी देती है। मुंबई भारत का 20% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी देती है। मुंबई में भारत का 10% शहरी जनसंख्या रहती है। मुंबई भारत की 10% नौकरियों का जन्मदाता है। मुंबई पोर्ट भारत का 40% व्यापार संभालता है। मुंबई विमानतल 41% घरेलू व 58% विदेशी यात्राओं को संभालता है। मुंबई में सबसे ज़्यादा सागर तलीय तेल और गैस का उत्पादन होता है और मुंबई भारत के आणविक कार्यक्रम का मुख्य केंद्र है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा जल सेवा बेस है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा कॉस्मोपॉलिटन नगर है। इतना कहकर अधिकारी ने कहा, और कुछ जानना चाहेंगे आप मुंबई के बारे में? किसी के पास कुछ पूछने का सवाल नहीं था। एक अधिकारी ने एक बार में इतनी जानकारी दे दी थी कि सबके दिमाग में सोचने की प्रक्रिया रुक गई थी। आप भी किसी विषय विशेषज्ञ के रूप में जाएं या सामान्य वक्ता के रूप में तथ्यों के अंबार से सबको चौंका सकते हैं। आंकड़ों संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? अप्रैल 1853 में बोरी बंदर के थाने तक 34 किलोमीटर का सफर करने वाली भारतीय रेल आज 150 वर्ष बाद प्रतिदिन 63,028 किलोमीटर से ज़्यादा सफर करती है। यह ट्रेन आज 12,000 ट्रेनों में बदल चुकी है। वो दो स्टेशन आज 6,853 स्टेशन से ज़्यादा हो चुके हैं। आज वह ट्रेन एक ही ट्रेन है, लेकिन हम उसके बारे में कैसे बात कर रहे हैं कि 42,750 कोच और 2,22,147 से ज़्यादा मालवाहक डिब्बों का परिवार है। चंद कर्मचारियों तो शुरू हुई थी और आज भारतीय रेल 1.65 मिलियन कर्मचारियों की जीवनदाता है। दोस्तों, कार्यक्रम का विषय है भारतीय रेल और 150 वर्ष पूर्व इन संख्यात्मक आंकड़ाओं। तो श्रोता, क्या रेलवे अधिकारी भी चौंक गए? चारों ओर तालियां गूंज उठी। अब कैसे है? एक खूबसूरत मुस्कुराहट में सिर्फ 14 मांसपेशियां काम करती हैं और दूसरी ओर गुस्से में 72 मांसपेशियों को काम करना पड़ता है। आप बताइए, आप सुन रहे हैं, आप कौन सा करेंगे? 72 मांसपेशियों को कसरत करवाएंगे कि 14 मांसपेशियों से आपका काम बन जाएगा? तर्कपूर्ण संबंध। किसी एक बात को समझाने के लिए किसी दूसरी बात को माध्यम बनाया जा सकता है। समय का मूल्य या प्रबंधन पे मैं अपनी वर्कशॉप में इन लाइनों का नियमित उपयोग करता हूँ। यदि 1 साल की कीमत समझनी हो तो उस छात्र से पूछो कि वार्षिक परीक्षा में फेल हो गया हो। यदि 1 मिनट की कीमत समझनी हो तो उनसे पूछो जिनकी ट्रेन छूट गई हो। यदि 1 सेकंड की कीमत समझनी हो तो उससे पूछो जो एक्सीडेंट में मरते मरते बचा हो। यदि 1 मिली सेकेंड की कीमत समझनी हो तो उससे पूछो जिसे ओलंपिक में स्वर्ण की जगह रजत मिला हो। ऐसे तर्कपूर्ण संबंध से वक्तृत्व कला में कमाल करते हैं। ऐसा सामग्री पोस्टर में, ग्रीटिंग में, पुस्तकों में बहुतायत संख्या में मिलती है। जूते पॉलिश करने का महत्व उनसे पूछो जिसे नौकरी के इंटरव्यू के दूसरे के बराबर अंक थे परंतु नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू टीम का एक सदस्य के जूतों को बार बार देख रहा था। वन लाइनर, एक वाक्य, इन्हें लिखित रूप में ज़्यादा उपयोगी समझता हूँ। एक क्लिनिक के दरवाजे पर लिखा था, हमारे यहाँ आपका पहला दिन और आपका आखिरी दिन होगा। एक अस्पताल के बच्चा विभाग में शाम 7 बजे के बाद बच्चे मना है। एक कपड़े की दुकान पर रेडीमेड वस्त्र ऑर्डर से सिले जाते हैं। इस तरह की व्यंग में डूबी लाइनें पढ़ने वालों पर जबरदस्त प्रभाव डालता है। यदि शब्द संरचना ऐसी हो तो बोलने वाले पर भी दूसरों को समझ में आ जाए तो आप इसे बोलकर भी दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं। उदाहरण, एक चाइल्ड साइकोलॉजी एक्सपर्ट ने पालकों की मीटिंग में कहा, कितनी हैरानी की बात है कि हम जन्म के बाद पहले 5 साल बच्चों को बोलना और चलना सिखाते हैं, उसके बाद अगले 15 साल कहते हैं चुप रहो और शांत बैठो। स्कूल ट्रिक्स। हमारे बड़े और परिपक्व हो जाने के बाद चुटकुले, शायरी, कहानी आदि का चयन बदल जाता है, पर श्रोताओं में हर प्रकार के लोग रहते हैं और अलग अलग बातों से प्रभावित होते हैं। ये शैलियाँ विवेक और उपयोग से की जाए तो प्रभावशाली होती हैं। स्मार्ट मस्तिष्क में आसानी से रुकेगा, सारी जानकारी भी याद आ जाएगी यदि हम स्कूल कॉलेज में नियमित रूप से अपनाते हैं। मैनेजमेंट छात्रों को पढ़ाया जाता है SWOT। आप भी प्रस्तुतियों में शब्दों की ऐसी जोड़ तोड़ अवश्य कीजिए जिससे श्रोता बहुत लंबे समय तक आपकी बात को याद कर सकें और
आप कोई फार्मूलों को इस्तेमाल करें। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि सुखी और सफल जीवन के लिए ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट। तो ऐड करो तो हैप्पीनेस, खुशियाँ जोड़ो। मल्टीप्लाई करो, अचीवमेंट, उपलब्धियों को गुणा करो। और डिवाइड करो तो फेलियर, असफलताओं को भाग दो। और सब्ट्रैक्ट करो, दुख को घटा दो। वक्ता के लिए ईश्वर निर्देश कि वे अपने भाषण का प्रारंभ क्षमा मांगने साथ नहीं करेंगे। आपने पीछे भी इस चीज को मैंने कहा है। वे अपनी भाषण को आंकड़ों से नहीं भरेंगे, वे अधिक भावुक भी नहीं होंगे और वे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी नहीं करेंगे कि श्रोता कठिन शब्दों के कारण समझ ही ना पाए। वे व्यंग्यपूर्वक और गलत व्यवहार नहीं करेंगे, अस्पष्ट भाषण नहीं देंगे। अस्पष्ट और अप्रभावी भाषण के लिए कोई कारण नहीं है। वे भाषा के साथ तोड़फोड़ नहीं करेंगे, वे मुख्य विषय से नहीं भटकेंगे, वे श्रोताओं के समय की कद्र करेंगे, वे अधिक लंबा भाषण नहीं देंगे, वे भाषण में व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे और वे भाषण में अभद्र शब्द का नहीं कहेंगे। अभद्रता हमारे जीवन के लिए हर जगह गलत चीज है। हमारे शब्द किसी को ठेस पहुंचाने वाले न हो। हम किसी को कहें तो उस व्यक्ति के चेहरे पर खुशी आनी चाहिए, ना कि वो जाकर घर पर भी वो चीज़ सोचे उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। आप आए हो खुशियाँ बांटने के लिए, तो अपने जीवन भर खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। राधे राधे।